यहां पर दोस्तों जहांगीर और हॉकिंस। हॉकिंस ये एक ब्रिटिश ट्रेडर हैं। ये जहांगीर के पास जाते हैं, कहते हैं भाई साहब एक फैक्ट्री दे दीजिए सूरत में बनाने के लिए। काफी गिड़गिड़ाते हैं, काफी जहांगीर के पीछे पीछे चलते हैं। जहांगीर जहां शिकार करने जा रहे हैं वहां ये भी जा रहे हैं। यहां पर इनको पुर्तगालियों के दबाव चलते और कुछ अन्य कारणों से जहांगीर कहते हैं भाई साहब हॉकिंस आप हमको व्यक्तिगत रूप से पसंद हैं, पर हम आपको सूरत में फैक्ट्री नहीं दे पाएंगे। कुछ कारण रहते हैं जिससे हॉकिंस जो है असफल होते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि बताइए हॉकिंस किसके समय में आया था? तो आप बोल दीजिए जहां गिरे हॉकिंस कुकर, जहां गिरा हॉकिंस कुकर। जहांगीर हॉकिंस के समय में आया था, 1608 में आया था। परमिशन देखिए मिलती कब है जाके 1613 में सूरत में फैक्ट्री बनाने की ब्रिटिशर्स को। यहां पर क्वेश्चन आके आ सकते हैं, ब्रिटिशर्स ने पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में 1613 में बनाई। ब्रिटिशर्स को यहां पर फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिलती है। एक दूसरा आपका ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया जो सबसे सफल ब्रिटिश व्यापारी मान कह सकते हैं आप उसको थे भी वो समय, हॉकिंस के बाद जेम्स थॉमस रो, सॉरी दोस्तों थॉमस रो, ये जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर थे। ये जहांगीर के समय में आते हैं। थॉमस रो ने तो इनको बिल्कुल यानी रो कर जहांगीर के सामने थॉमस रो ने परमिशन अंतिम में इनको मिल ही जाती है कि हम यहाँ पर फैक्ट्री भारत में अलग अलग जगह पर फैक्ट्री लगा लें और यहाँ पर हम अपना फैक्ट्री और ट्रेडिंग राइट्स इनको मिल जाते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री लगा लें और हमें व्यापार करने की आजादी मिले यहाँ पर। तो अब भाई देखिए असली आदमी जो है, जो सारा खेल जो है दोस्तों अगर कहें ना, जो ब्रिटिशर्स ने जो रायता फैलाया है 200 साल तक भारत में, और जो आज हम जहां भी हैं जैसे भी हैं, इस आदमी को पकड़ा जाए। इसने रो के जो है ब्रिटिशर्स में देखिए जितना भी आपको नक्शा देखना है भारत में, शुरुआत इस आदमी ने की है, थॉमस रो। इसने परमिशन ली है जहांगीर से कि हम यहाँ फैक्ट्री लगा सकते हैं और यहाँ पे व्यापार करने की परमिशन मिल जाती है। तो अब देखिए दोस्तों ये ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज हैं इंडिया में। अगर क्वेश्चन आएगा कि अराइवल ऑफ द यूरोपियन पावर वाले में, तो देखिएगा पहली फैक्ट्री ये सूरत में बनाते हैं, यहां पर ये, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सूरत में पहली फैक्ट्री बनी थी, कहां सबसे पहली फैक्ट्री बनी? तो सूरत में बनी थी। फिर देखिए दोस्तों ये अपनी फैक्ट्री बनाते हैं 60, ये तो हो गया ये। और जैसा कि आप जानते हैं फिर ये 1639 में ये जानते हैं कि मद्रास, ये मद्रास में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं साउथ इंडिया में। ये पूछ सकते हैं कि साउथ इंडिया में सबसे पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की कहां बनी थी? आंख बंद करके आप मद्रास लगा दीजिए। फिर ये जाते हैं दोस्तों हुगली में, हुगली में 1658 में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसा हमने बताया था कि दहेज में इनको बॉम्बे मिल गया था, तो 1661 में ये बॉम्बे पा जाते हैं। फिर आपका ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो दोस्तों अगर हम कहेंगे कि फैक्ट्रीज के बारे में, अगर एक तो सूरत हो गया, मद्रास हो गया, कोलकाता की जो इनकी हिस्ट्री है, यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है और कई बार क्वेश्चन भी बना है कि कोलकाता का जो राज्य, कोलकाता जो शहर है वो अभी जो आप देखते हैं अमी तुम्हारा भालू माशी जो अभी हम सुनते हैं, ये जो कोलकाता जो है ये बना कैसे? देखिए दोस्तों इसकी बहुत ही एक रोमांचक कहानी है। सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर, ये तीन एक गांव रहते हैं। इसकी जमींदारी ब्रिटिशर्स को मिल जाती है और इसी की जब इन तीनों गांवों की जब जमींदारी ब्रिटिशर्स को मिल जाती है, इन्हीं को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर कोलकाता शहर बनता है दोस्तों। एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता है, 1690 या 1698 है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, हम आपको कंफर्म करवा देंगे। 1698 है। सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुरी, इन तीनों को मिलाकर कोलकाता शहर बनता है वहां पर। और ये यहां पर देखिएगा, अब ब्रिटिशर्स का देखिएगा कि भाई ब्रिटिश कैसे अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। वेस्ट में इनका सूरत, बॉम्बे हो गया वेस्ट का, यहां पर कोई भी आ रहा है तो हमसे सूरत और बॉम्बे मिलो आके। साउथ में कंट्रोल करना है तो मद्रास में अपनी फैक्ट्री बना ले रहे हैं। ईस्ट में जाना है तो कोलकाता में अपनी फैक्ट्री बना ले रहे हैं, हुगली। देखिए ये देखिए ब्रिटिशर्स राज्य अपना उन्होंने अपना फिर कैसे आगे उन्होंने अपनी कहानी स्टार्ट करी। सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में ब्रिटिशर्स फैल चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बस यही बन सकता है कि वेस्ट में आपको याद करना है सूरत और बॉम्बे, साउथ में याद करना है मद्रास, और आपको ईस्ट में याद करना है
हुगली और कोलकाता में सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुरी। और दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहूंगा, सूतानाती में जो इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी, इसी फैक्ट्री को बाद में इन्होंने फोर्ट विलियम्स कॉलेज जो बनाया गया था, इसी फैक्ट्री का नाम बदल के बोल दिया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था कि भाई जैसे आज लवासना है, तो वैसे उस समय फोर्ट विलियम रहा करता था कि सिविल सर्विसेज को ट्रेनिंग, सिविल सर्वेंट जो रहते थे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए वहां पर ट्रेनिंग देने लोगों को लगे थे। बाद में इसकी हिस्ट्री हम जब यूरोपियन एक्सपेंशन पढ़ेंगे आगे तक हम इसको देखेंगे फोर्ट विलियम था क्या। तो दोस्तों यहाँ फोर्ट विलियम बन गया था। तो ब्रिटिशर्स की जो अराइवल है कंपनीज का, उससे अगर क्वेश्चन रिलेटेड बनेगा तो इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर नहीं पूछेंगे क्वेश्चन एज फार एज फैक्ट्रीज आर कंसर्न कि यहाँ साउथ वेस्ट ईस्ट। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं फ्रांस में। फ्रांस क्या कहते हैं, अब होड़ तो लगी हुई है आने की भाई, डच आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, तो फ्रांस भैया हम क्यों पीछे रहेंगे, हमको भी भैया वाइन पीनी है, मस्ती करनी है, तो भाई फ्रांस भी आ रहे हैं यहाँ पे। अब फ्रांस में 1664 में एक द ग्रेट कॉबलर द कॉलबर्ट एक मंत्री रहते हैं। कॉबलर इसलिए बोला ताकि आप लोगों को याद हो जाए अच्छे से, कॉलबर्ट कहाँ याद करेंगे, कॉबलर द कॉलबर्ट। तो 1668 में एक 1664 में कॉलबर्ट जो वहां के मंत्री रहते हैं, उनके निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी दोस्तों। तो फ्रांस में जो होता है 1664 में कॉबलर द कॉलबर्ट, कॉबलर इसलिए उनको बोला गया ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हुए। 1664 में फ्रांस द कॉलबर्ट के निर्देशन में, डायरेक्शन में एक फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, जो 1668 में सूरत में आकर अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर यह बन सकता है कि फ्रांस ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, तो आप सीधे मार्क करिए 1668 सूरत में। उसके बाद ये लोग अपनी फैक्ट्री कराईकल में खोलते हैं, यमन में खोलते हैं, मुसीलीपट्टनम में खोलते हैं। फ्रांस की फैक्ट्री को रिलेटेड इतना ही आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि यहाँ पे उन्होंने सूरत में 1668 में एक फैक्ट्री अपनी खोली थी और कॉलबर्ट के निर्देशन में वो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी थी दोस्तों। और बाकी जो फ्रांस की सारी कहानी है जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी एंग्लो फ्रेंच वार, एंग्लो फ्रेंच का जो युद्ध है वहां पर फ्रांस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप देखेंगे हम कि कैसे इतने क्षेत्र को कवर करने के लिए एंग्लो यानी कि ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच युद्ध होता है। जो 3 युद्ध होते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर, उसको हम देखेंगे विस्तृत रूप में यहाँ पर। दोस्तों अभी तक जो आपने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट था, पर ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम कहेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद, अगर हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो ये फ्रांस एंग्लो फ्रेंच वॉर और इंग्लिश का मद्रासों के साथ युद्ध और इंग्लिश का मराठास के साथ युद्ध। सबसे पहला पार्ट आता है वो हमारा था एंग्लो फ्रेंच वाला वॉर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कहानी सारी कहां से शुरू होती है। एंग्लो फ्रेंच वॉर का जो बैकग्राउंड है वो यूरोप में ही तय हो चुका है। यहां पर तो उसका एक एक्सटेंशन आपको दिख रहा है कि जो यूरोप में युद्ध हो रहा है उसका कारण से यहां पर भी एंग्लो यानी ब्रिटिश और जो फ्रांस है वो दोनों यहां पर भी लड़ रहे हैं। उसकी वजह से आप देखेंगे कैसे जो यूरोप में जो घटनाएं हो रही हैं उसका असर यहां पर पड़ रहा है पूरे इस बैकग्राउंड पर। दोस्तों इसकी पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, राहुल सर से मैं बात करके इसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। और दोस्तों ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं, सिर्फ इतने से चार्ट में, सिर्फ इतने से पार्ट में आपको एंग्लो फ्रेंच वॉर का कोई भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसकी पीडीएफ हम आपको राहुल सर से बात करके दिलवा देंगे। तो देखिए आइए चलते हैं दोस्तों, तो कहां से सारी कहानी स्टार्ट होती है। 1746 में एक फ्रेंच गवर्नर होता है डुप्लेक्स, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही शानदार आदमी है, इनकी कहानी बहुत ही रोमांचक है। डुप्लेक्स जो है फ्रेंच गवर्नर बनते हैं। ये मद्रास में जाकर मद्रास पे कैप्चर कर लेते हैं और वहां पर एक युद्ध होता है सेंट थॉमस का युद्ध होता है दोस्तों। उसमें जो है ये जो है विजेता होते हैं। डुप्लेक्स वन दैट वॉर और कर्नाटक के जो नवाब हैं उनको हरा देते हैं वहां से।
अब ब्रिटिशर्स तो बहुत डर गए भाई साहब कि फ्रांस ने कर्नाटक के नवाब को हरा दिया। कर्नाटक के जो नवाब हैं उनको सेंट थॉमस के बैटल में हरा देते हैं। अब ब्रिटिशर्स यहाँ से भाई डर जाते हैं कि कहीं जो हमारी जो सत्ता है कहीं ये फ्रांस वाले तो नहीं घसीट लेंगे। तो वहां पर जब देखिएगा सेंट थॉमस के युद्ध में जब कर्नाटक के नवाब हार जाते हैं डुप्लेक्स से, यहाँ फिर एक ट्रीटी होती है एक्स ला सफल। अब इसको सफल ट्रीटी नाम से जान लीजिए, ग्रेग चैपल भी उसको कह दीजिए। एक ट्रीटी होती है एक्स ला सफल। इसके तहत क्या होता है, ये ट्रीटी हो रही है यूरोप में, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो यहाँ पर जो घटनाएं हो रही है उनका संबंध यूरोप से है। तो दिस ट्रीटी वाज कंक्लूडेड इन यूरोप। एज पर दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के तहत ऑस्ट्रेलियन का जो सक्सेशन वॉर चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया एक यूरोप में एक कंट्री है, वहां पर जो ऑस्ट्रेलियन का सक्सेशन वॉर चल रहा था वो खत्म हो जाता है। उस सक्सेशन वॉर में ब्रिटिश और फ्रांस सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक ट्रीटी करते हैं ब्रिटिशर्स, यहाँ पर ब्रिटिशर झुक गए हैं भाई फ्रांस के सामने। भाई अभी उन्होंने फ्रांस की दम को पहचाना, उनके दमखम को, तो एक ट्रीटी करते हैं एक्स ला सफल। और इस ट्रीटी के तहत ऑस्ट्रेलियन का सक्सेशन वॉर युद्ध खत्म हो जाता है और इसी के बाद ये जो पहला एंग्लो और फ्रेंच वॉर यहाँ पर खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर डुप्लेक्स की तो वाहवाही हो गई भाई साहब, हर जगह डुप्लेक्स डुप्लेक्स चल रहा है, कौन है डुप्लेक्स, कहाँ इसको तलाशा जा रहा है। अब भाई कहते हैं कि जैसे हर एक शेर का बब्बर शेर होता है, हर किसी का तोड़ है, इतिहास में भी और वर्तमान में भी। अगर आप शेर हैं तो एक बब्बर शेर भी है आपके सामने। अब यहाँ पर आपका बब्बर शेर आता है रॉबर्ट क्लाइव। ये भाई साहब बड़ा खतरनाक आदमी है, इसको ना मजा नहीं आता है जैसी चीजें चल रही हैं शांति में, हारना इसको पसंद नहीं होता है। इसका मतलब है कि युद्ध को किसी तरीके से भी जीता जाए। ये मानता है कि हम भाई ये हारा हुआ जिंदा रह नहीं सकता है, ये कि अगर रॉबर्ट क्लाइव है तो अगर रॉबर्ट क्लाइव जीवित है तो वो विजेता है, हारा हुआ रॉबर्ट क्लाइव एक मुर्दा है। ये बात इसका रॉबर्ट क्लाइव को कहना था। इसकी शानदार इसकी जीवनी है और भाई ये शानदार गवर्नर था। अगर ब्रिटिश का कहें कि अगर उनका फाउंडेशन जो किसी ने उस पर कीली ठोक कर जो गाड़ा है तो इसने रॉबर्ट क्लाइव ने गाड़ा है। तो भाई डुप्लेक्स साहब जो है बहुत ही प्रफुल्लित हो गए, हाईली एनर्जेटिक, हरा दिया भाई इनके गवर्नर को, कर्नाटक के गवर्नर को हरा देते हैं डुप्लेक्स साहब। अब ये बड़े खुश। अब ये कहते हैं इनकी एस्पिरेशन है बढ़ने लगती हैं, कहते नहीं कि पीटी निकल जाता है, फिर मेंस निकल जाता है, फिर इंटरव्यू, फिर आगे बढ़ता है, चलो पीसीएस निकल गया, चलो आईएएस दिया जाए। तो वही इनके साथ भी था कि भाई ये जो है मद्रास जब जीत लेते हैं, अब ये जो है ब्रिटिश इंटीरियर पॉलिटिक्स जो है हमारी अंदरूनी मामलों में दखल देना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो है हैदराबाद के नवाब रहते हैं मुजफ्फर जंग और चंदा साहब रहती हैं ये कर्नाटक अरकोट के, इनके साथ ये अलायंस कर लेते हैं मुजफ्फर जंग। तो दोस्तों क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसके साथ इन्होंने अलायंस किया था डुप्लेक्स ने। 1749-54 में युद्ध हुआ था दूसरा, यहाँ पर ये दूसरा जो एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इन्होंने किसके साथ अलायंस किया था। पहला एक मुजफ्फर जंग हैदराबाद और दूसरा चंदा साहिब कर्नाटक के, इन्होंने इनके साथ अलायंस किया था। अब भाई साहब ब्रिटिशर्स डर गए हैं, एकदम से पूरा डरे हुए सहमे हुए हैं। रॉबर्ट क्लाइव नाम का ये बंदा, जैसा हमने बताया था कि भाई रॉबर्ट क्लाइव अगर जिंदा है तो वो जीवित है, अगर वो हार गया है तो मुर्दा है। यहां पर आता है रॉबर्ट क्लाइव। भाई साहब ये ना इसको हरा देता है डुप्लेक्स को। अब डुप्लेक्स को यहां पर हराने के बाद एक पौंडीचेरी की ट्रीटी होती है। याद रखिएगा दोस्तों, सेकेंड वॉर में 1749-54 में रॉबर्ट क्लाइव इनका जो डुप्लेक्स का बाप बनकर आया, इनको डुप्लेक्स को इन्होंने हरा दिया। फिर हराने के बाद यहाँ पर एक पौंडीचेरी की ट्रीटी होती है। तो दोस्तों एक मैदान में दो तलवार तो रह नहीं सकती हैं। डुप्लेक्स कहते हैं भाई देखो अब सर्वे सर्वा तो हम ही हैं यहाँ पर। एक तो तुम हार गए हो फ्रांस वालों से और ब्रिटिशर्स पहले ही खा रखा है बैठे हुए थे। पहले तो तुम हारे हो, दूसरा मुझको इसकी शक्ल नहीं पसंद आ रही है। रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि मुझे डुप्लेक्स की शक्ल नहीं पसंद आ रही है, इसको यहां से भगाओ। अब भाई डुप्लेक्स तो हारा हुआ आदमी क्या कर सकता है, हारा हुआ आदमी सबसे सज्जन आदमी होता है। द मोस्ट डिफीटेड द मोस्ट जेनरस। तो देखिए दोस्तों पौंडीचेरी ट्रीटी होती है, डुप्लेक्स को यहाँ पर भगा दिया जाता है भारत से, चलो निकल लो। रॉबर्ट क्लाइव ने अब इनको डुप्लेक्स को यहाँ से भगा दिया है। डुप्लेक्स यहाँ से भाग जाते हैं और दूसरा युद्ध
द सेकेंड वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ द पौंडीचेरी। यहाँ पर दूसरा युद्ध खत्म हो जाता है, डुप्लेक्स को यहाँ से भगा दिया जाता है और यहाँ पर अब ब्रिटिशर्स जीते थे। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि 1749 और लेकर 54 तक दूसरा युद्ध हुआ था, तो उसमें किसने किसको हराया और ट्रीटी कौन सी हुई थी? तो बता देंगे दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव के अंडर डायरेक्शन में ब्रिटिशर्स ने डुप्लेक्स को हरा दिया। पौंडीचेरी की ट्रीटी हुई, डुप्लेक्स को पौंड में डुबो दिया। दोस्तों कैसे याद करने के लिए, डुप्लेक्स को क्लाइव ने पौंड में डुबो दिया। सेकंड युद्ध में, सेकंड में डुप्लेक्स को पौंड में कुएं यानी तालाब में रॉबर्ट क्लाइव ने डुबो दिया। डुप्लेक्स यहाँ से चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है फ्रांस मान नहीं रहा है, ब्रिटिशर्स को नहीं मानना है, हार चुका है, पर फिर भी नहीं फ्रांस मानना है। कहने ना जिसे कहते हैं कि कनपुरिया भाषा में बहुत कुचैल टाइप के आदमी थे फ्रांस, तो ये मान नहीं रहे हैं। यहाँ पे ये शांति से बैठने वाले नहीं हैं। अब क्या होता है कि 1758 और 1763 से लेके तीसरा युद्ध होता है और ये सबसे डिसिसिव बैटल रहता है एज फार एज फ्रांस रूल इन इंडिया इज कंसर्न। देखिए कैसे रहता है। सबसे पहले हम इसका कारण जानेंगे कि क्यों युद्ध हुआ है। एक गवर्नर रहते हैं फ्रांस काउंट डी लैली। कैसे याद करेंगे? फ्रांस काउंट डी लैली। एक लिली का फूल याद कर लीजिए यहाँ पर आप, लिली, वहां से आपको रिकॉल करके एग्जाम में इसको मार्क करने में आसानी होगी। ये फोर्ट एक किला रहता है सेंट डेविड का, वहां पर उसको कब्जा लेते हैं जाके। अब ब्रिटिशर्स जो हैं इस समय बिल्कुल खार खाए हुए बैठे हुए हैं। एक बार तुमको हरा दिया, एक बार तुम मार खा के जा चुके हो, दोबारा फिर से तुम हमसे मार खाने आ रहे हो। अब ब्रिटिशर यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि अब इनको हमको खत्म करना है। ये बार बार की बेवफाई पसंद नहीं आ रही है अब। तो अब ये करते हैं क्या, यहाँ पे एक युद्ध, उस युद्ध का है वेंडी वॉश नाम। वेंडी वॉश नाम है उस युद्ध का। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से बनेगा कि ये बताइए वेंडी वॉश का युद्ध कब हुआ? तो आप सीधे लिख दीजिएगा वेंडी वॉश का युद्ध। तीसरा जो है वेंडी वॉश का युद्ध हुआ है, तीसरा एंग्लो फ्रेंच वॉर में। उसमें क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश यहाँ पर जीत जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश जीत जाते हैं और इंग्लिश जीतने के बाद यहाँ पर सबसे बड़ा, अब यहाँ पर फ्रांस की कहानी खत्म हो जाती है भारत को लेकर। भारत में अब यहाँ से फ्रांस की कहानी, थोड़े बहुत पौंडीचेरी में रहते हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर दे दिया जाता, रह लो तुम भी खुश रह लो। तो यहाँ पर वेंडी वॉश की युद्ध से अब ब्रिटिशर्स यहाँ पर एकमात्र सर्वे सर्वा, अब ब्रिटिशर्स निश्चिंत होकर कहते अब हम जो है भारत पर राज करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से वेंडी वॉश के युद्ध में ब्रिटिशर्स फ्रांस को हरा देते हैं और इसमें एक ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में होती है, जिसके तहत ये युद्ध खत्म कर दिया जाता है और पौंडीचेरी जो है फ्रांस को दे दिया जाता है। वो एक एक्टर है, क्या नाम है उनका, चक्की पांडे। तो वहां से आप याद कर सकते हैं कि जो फ्रांस जो है चक्की पांडे को चक्की पांडे फ्रांस को दे दिए गए, पौंडीचेरी फ्रांस को मिल गया यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पर जितनी भी कहानी थी, फिर से एक बार हम आपको याद दिला, फैक्ट आपको याद करवा देते हैं। फैक्ट याद कर देने, तीसरे युद्ध में ब्रिटिशर्स ने किसको वॉश किया? धो डाला। फ्रांस को वॉश किया, फ्रांस को धो डाला। तो कभी क्वेश्चन आएगा किस युद्ध में? वेंडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तीसरे एंग्लो फ्रेंच वॉर में हुआ था। तीसरे युद्ध में फ्रांस को धो डाला ब्रिटिश ने, वॉश वहां से, और फिर धोने के बाद कहां चले गए? पेरिस में। और पेरिस में चले गए और दूसरा पौंडीचेरी फ्रांस को दे दिया गया, चक्की पांडे फ्रांस को दे दिए गए। दोस्तों एंग्लो फ्रेंच वॉर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है यहीं से बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इसमें कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ये बन सकता है कि भाई फ्रांस क्यों जीते। तो आइए दोस्तों अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम बता देंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। हम इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में। इस पीडीएफ को देखने के बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एज फार एज एंग्लो फ्रेंच वॉर आर कंसर्न। और इसी तरीके से हम सारे वॉर्स करवाएंगे दोस्तों। और एक जरा यहाँ पर आप थोड़ा रुकिएगा, हम आपको इसका कारण बता दें कि भाई फ्रांस, ब्रिटिशर्स क्यों जीते फ्रांस से। दोनों ही इंपीरियल पावर थे। आइए दोस्तों फिर हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एक बार इसको हम 10 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। भाई हमको फैक्ट याद करना है। हमने जैसे आपसे कहा था कि हम फैक्ट आपको याद नहीं करवाएंगे, मजे लेकर आपको हम याद करवाएंगे। आप देखिएगा फैक्ट साथ खेलना सीख जाएंगे। तो आपको एग्जाम में रिकॉल करना है तो मोटा मोटा कैसे याद कर सकते हैं? कहानी के रूप में।
डुप्लेक्स गवर्नर है वो पगला जाता है, डुप्लेक्स वेंट मद्रास, डुप्लेक्स वेंट मैड, डुप्लेक्स मद्रास जाता है, या फिर इस तरीके से डुप्लेक्स वेंट मैड, डुप्लेक्स पगला गया पहली बार। ऐसे यहाँ पर डुप्लेक्स जाते हैं पगला, पगला कर ये क्या करते हैं, जंग छेड़ देते हैं, किसके खिलाफ, चंदा जी के खिलाफ। पगला कर ये जंग छेड़ देते हैं चंदा जी के खिलाफ, डुप्लेक्स गवर्नमेंट में पगला के जंग छेड़ देते हैं चंदा के खिलाफ। जंग जब छेड़ देते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि चंदा जी से तो हमारी सेटिंग है। सॉरी दोस्तों, आइए दोस्तों फिर अब हम इसको एक कहानी के रूप में याद करते हैं। जब आपको एक कहानी याद हो जाएगी, एक पोएम के रूप में याद करते हैं और हंस हंस के याद करते हैं। जब आपको कहानी याद हो जाएगी तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन वहां पर रिकॉल करने में आपको समझ आ जाएगी, रिकॉल करने में आपको बहुत आसान रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर डुप्लेक्स वेंट मैड, डुप्लेक्स गए पगला, डुप्लेक्स वेंट मैड, वहां पर डुप्लेक्स यहाँ पर मैड हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे मद्रास, डुप्लेक्स वेंट मैड, जब मैड हो जाते हैं तो यहाँ पे जब पगला जाते हैं तो ये जंग छेड़ देते हैं, जंग छेड़ देते हैं। जंग छेड़ने के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव है इनको जंग पसंद नहीं आती है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि चंदा हमारे मामा है, चंदा हमारे मामा है, और तुमने जब उनके साथ जंग करी तो हमको, तुम्हें चंदा हमारे मामा है, अब तुमको हमको तालाब में डुबो के नहाना है। तो ये पोंड्स में डुबो देते हैं डुप्लेक्स को रॉबर्ट क्लाइव। अब ये क्या होता है कि पेरिस से आया लिली का फूल, पेरिस से आया लिली का फूल, बस आप इतना जानिए, पेरिस से आया लिली का फूल। जब तालाब में डुबोने के बाद पेरिस से आया एक लिली का फूल। फिर से दोस्तों एक कहानी के रूप में याद करते हैं, डुप्लेक्स वेंट मैड, डुप्लेक्स गए पगला, डुप्लेक्स गए पगला। सबसे पहले पगलाने के बाद ये जंग छेड़ देते हैं चंदा जी के खिलाफ। रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि चंदा हमारे मामा है, अब हमको तुमको तालाब में डुबोना है। रॉबर्ट क्लाइव डुप्लेक्स को पौंडीचेरी पौंड में डुबो देते हैं। पौंड में डुबोने के बाद पेरिस से आता है एक लिली का फूल। बस दोस्तों यहीं से इसको कहानी के रूप में याद करिए। आपको फैक्ट बिल्कुल रटने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। मैं कहता हूं क्यों रटा जाए, क्यों ना एक कहानी की तरह याद किया जाए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अब यूरोपियन जो पावर्स का जो देखेंगे अराइवल, यहाँ पर इतने से हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाहर दोस्तों अगर हमको जरूरत लगेगी तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। पर वैसे दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक पार्ट और भी है जो हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स फ्रांस से जीत जाते हैं, क्या कारण रहते हैं दोस्तों।